जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और ये पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे संज्ञा, और ये संज्ञा का दूसरा भाग है जिसमें का कुछ शेष भाग था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बता दे फ्रेंड्स कि परीक्षाओं में अधिकतर यही आता है कि इसमें से भाववाचक संज्ञा पहचानिए या इसमें से जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदला गया उसको अलग करना है। तो आज हम जानेंगे अगले में भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस भाग से होता है, किस तरह से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 4 रूपों से होता है। 4 माध्यम से हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कि भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। हमने जब संज्ञा पढ़ा, इसके पहले संज्ञा हम लोग पढ़े हैं, तो संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा को पढ़े कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बता दें कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिसमें एक विशेष जाति का, संपूर्ण जाति का बोध होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। अब इस जातिवाचक संज्ञा को हमें भाववाचक संज्ञा में बनाना है। तो इस जातिवाचक संज्ञा का जो शब्द होता है, इस शब्द को हम भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन करेंगे। और भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को, दशा को, उसकी कंडीशंस को बताए, वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा बूढ़ा, यहाँ पे दिया है बूढ़ा। बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इस बूढ़े के अंदर हर एक व्यक्ति को लेंगे बहुत सारे, तो ये जातिवाचक संज्ञा है बूढ़ा। ये मित्र है, जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इंसान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जो मनुष्य है, इस मनुष्य के अंदर सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं, हम लोग जिसका अलग अलग नाम से इंडिकेट किया जाता है। उस सबको मनुष्य बोल सकते हैं, सबको इंसान बोल सकते हैं। तो इसको जैसे बूढ़ा को यदि भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा क्या? बुढ़ापा। बुढ़ापा, ठीक ना? बुढ़ापा। जैसे कि श्याम बूढ़ा है, जो बूढ़ा है संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, लेकिन जब इस जाति को, संपूर्ण जाति का जो बोध करा रहा है बूढ़ा, इसको हम परिवर्तन कर दिए किसमें? भाववाचक संज्ञा में। इसको लिख दिए बुढ़ापा। और बुढ़ापा का मतलब यही होगा कि जो बुढ़ापा शब्द है उस व्यक्ति के कंडीशन को बता रहा है, दशा को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, तो बुढ़ापा है। तो यदि बूढ़ा शब्द को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना हो तो बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। ऐसे शब्द बना देते हैं जिससे पता चले इसके भाव का, इसके गुण धर्म का पता चले, वह शब्द आपका हो जाएगा बुढ़ापा। दूसरे में देखेंगे कि मित्र, और मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मित्रता। मित्रता से क्या पता चल रहा है? उसके गुण का पता चल रहा है कि जो मित्रता है, जो मित्र है उनकी मित्रता कैसी है, उस भाव का पता चल रहा है इसमें, मित्रता। अब देखेंगे यहाँ पे मनुष्य, क्या? मनुष्य, यहाँ सभी मनुष्य हैं। हम बोल सकते हैं सेंटेंस में कि यहाँ सभी मनुष्य हैं, मतलब कि संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है, मनुष्य के संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है मनुष्य शब्द। और मनुष्य के हम क्या? मनुष्य को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करेंगे तो मनुष्य क्या क्या हो जाएगा? मनुष्यता। और मनुष्यता का मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है कि उस मनुष्य के गुण को, दशा को, जो उसकी कंडीशन उसको बता रहा है कि उसके अंदर मनुष्यता कैसी है। ठीक उसी प्रकार इंसान है तो इंसानियत यहाँ पे उसके भाव को बता रहा है, गुण या दशा को बता रहा है। तो यहाँ पे हम देखें जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे किए, और इन सभी जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बूढ़ा का बुढ़ापा हो गया, मित्र का मित्रता समझे, मनुष्य का मनुष्यता, और इंसान का इंसानियत। इस प्रकार से हमने जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलने का रूल जाने। अब देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। क्या? सर्वनाम से, जो सर्वनाम होते हैं, शब्द होते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे कि अपना, पराया, सर्व, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो सबसे पहले जाने, हम लोग संज्ञा के अंदर ही पढ़ रहे हैं तो जान ले एक शब्द जो सर्वनाम है ये किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा तो पता हमें कि भाववाचक शब्द किसे कहते हैं, तो जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को, दशा को, उसकी अवस्था को बोध कराता है, वह आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो अब जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है।
तो संज्ञा क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन वहीं पे जानेंगे कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाते हैं वो आपका होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम इसके आगे वाले पार्ट में हमें पढ़ना है कि सर्वनाम क्या होता है, विधिवत जानेंगे। तो सर्वनाम का एक हल्का सा जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो मैंने बताया कि सर्वनाम के परिभाषा में होगा कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आ जाते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, वो आपका कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कि राम बाजार, मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है, मैंने किसी यहाँ पे हुआ ना, किसी व्यक्ति का नाम है ना, और यह व्यक्ति का नाम ही क्या, संज्ञा है। और इसको हम बोल सकते हैं कि मोहन बाजार जाता है। इसको दोबारा रिपीट ना हो तो बोल सकते हैं कि वह बाजार जाता है, या फिर मोहन बाजार जाता है, वह बाजार से आम लाता है। तो जो वह मैंने प्रयोग किया है, किसके स्थान पे प्रयोग किया है, संज्ञा के स्थान पे। तो कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया आप हमें सर्वनाम क्या होता है? तो वही सर्वनाम, इसी सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। किस में परिवर्तन करना है? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। तो जैसे कि अपना, पराया, सर्व, ये सभी क्या है, सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन, पराया का परायापन। जैसे कि उसके चले जाने पे बहुत परायापन एहसास हो रहा है, क्या, बहुत परायापन महसूस हो रहा है। उसके चले जाने पे जो पराया है ये क्या, सर्वनाम है। और इसी का परायापन मतलब कि ये क्या, भाववाचक संज्ञा है। ये परायापन उसके गुण, उसके दशा, उसके कंडीशन को बता रहा है सेंटेंस के कि एक परायापन क्या होता है। तो समझेंगे भाववाचक संज्ञा। सर्व या मम हो जाएगा, मम, ये सभी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं और इनका भाववाचक संज्ञा यहाँ पे हम मम का मेरा होता है, देखेंगे। अब तीसरे स्थान पे भाववाचक संज्ञा का 4 रूपों से देखना था। पहला हम लोगों ने परिवर्तन किया जातिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा हम लोगों ने बनाया। सर्वनाम यानी कि सर्वनाम को जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, ऐसे शब्दों को, सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा बनाए। अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा किसे बनाते हैं। हम बार बार भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, आप लोग समझेंगे कि भाववाचक को विधिवत जानना जरूरी है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताता हो, उसकी दशा को बताता हो, ठीक है, वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो पहले जानना जरूरी है कि आखिर विशेषण हम कहते किसे हैं। अभी तो पढ़ना आगे वीडियो में है, अगले पार्ट में पढ़ना है। ये विशेषण का अलग एक पार्ट बनाएंगे हम। इसके पहले सर्वनाम संज्ञा पढ़ रहे हैं, संज्ञा के दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, उसके बाद से संज्ञा के बाद हम लोग ये सर्वनाम जाने, उसके बाद से विशेषण, जिसको हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप लोग को याद आ गया होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा 2 शब्दों में जान लेते हैं, पढ़ना तो बाद में है विस्तार से। विशेषण किसे कहते हैं? तो नाउन एक बार रिपीट करना पड़ेगा। नाउन किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। अब बता दें कि नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या, सर्वनाम कहलाते हैं। अब बता दे, अब बारी आई तीसरा विशेषण की। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो क्या हो, विशेषण। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट से समथिंग अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता हो, कुछ बताता हो, वो आपका होता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, विशेषण किसे कहते हैं? तो ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो आपका विशेषण होता है। जैसे कि मीठा, जैसे कि कहेंगे कि आम, हाँ यहीं पे देख लीजिए, आम मीठा है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का नाउन है। क्या है मित्रों? ये संज्ञा है।
आम क्या है? संज्ञा है। और ये जो मीठा शब्द है ये किसकी? ये नाउन की विशेषता बता रहा है। क्या? इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि जो हमारा आम है, जो संज्ञा है, वो क्या है? मीठा है। तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ हमारा। यदि यहां पे लिखे कि बागीचा हरा भरा है, बागीचा हरा भरा है, तो हरा भरा कौन सा है? बगीचा है। और बागीचा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। तो ये संज्ञा हुई है। संज्ञा के बारे में जो हरा भरा है ये विशेषता बता रहा है इसके बारे में। तो ये क्या हुआ हमारा? विशेषण। विशेषण। और ये यहीं पे एक और बात जान ले, यहाँ पे विशेषण एक बार, जैसे कि ये हो गया विशेषण और ये एक हो जाता है विशेष। इस दोनों को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आम मीठा है। क्या? आम मीठा है। इसमें देखना है कि विशेषण क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या, इसी में सब हो जाएगा फ्रेंड। ये आम क्या है कि संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा। और इस संज्ञा के बारे में जो मीठा शब्द है क्या बता रहा है? कि आम मीठा है। कैसा आम है? मीठा है। तो इसकी क्वालिटी, गुण या दशा को बता रहा है। क्या? मीठा। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण हो गया। क्यों विशेषण हो गया? क्योंकि विशेषण ही एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसके गुण, उसके बारे में बताता है, वो आपका विशेषण होता है। और ये तो हो गया विशेषण मीठा। और विशेष क्या होता है? यहाँ पे विशेष आम होता है, यानी कि जिसके बारे में जिसके बारे में कहता है वो विशेष होता है और जो बताता है वो विशेषण होता है। तो चलिए इसको छोड़िए, अभी इसको आगे पढ़ना है, बस चर्चा कर लिए हम लोग। ये देखेंगे इसको, हाँ ये देखेंगे विशेषण है मीठा और मीठा का भाववाचक संज्ञा बनाना है। यानी क्या? मीठा का क्या हो जाएगा? मिठास। मीठा का क्या हो जाएगा? मिठास। निर्बल का क्या हो जाएगा? निर्बलता। हरा का क्या हो जाएगा? हरियाली। कठोर का कठोरता। ईमानदार का ईमानदारी। ये भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी का मतलब समझ रहे हैं ना? ईमानदारी। ये क्या भाव बता रहा है? जैसे कि राम और श्याम दोनों मित्र ईमानदार हैं। ईमानदार शब्द जो है ये विशेषण है। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि राम और श्याम जो नाउन, जो संज्ञा हुए, ये संज्ञा की विशेषता बताता है हमारा विशेषण ईमानदार। कि राम और श्याम कैसे हैं? तो राम और श्याम ईमानदार हैं। राम और श्याम कैसे हैं? ईमानदार हैं। और जो ईमानदार हैं राम और श्याम के भाव को बता रहा है। क्या? ईमानदारी। मतलब उनके अंदर जो एक गुण है, क्या गुण है? ईमानदारी का। और वही आपका भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा को या उसकी अवस्था को बताता है, वही भाववाचक संज्ञा होता है। अब हमारा अगला है क्रिया। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो क्रिया आप लोग जानते हैं, जिससे किसी काम का होना या ना होना पाया जाता हो, वो क्रिया कहलाता है। अधिकतर ना ने जुड़ा रहता है शब्दों के बीच अंत में। जैसे कि खेलना क्रिया है, चढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, कमाना क्रिया है। जैसे खेलना, क्रिया का मतलब क्या? खेलना। मतलब कि जब तक कोई बच्चा, जैसे कि लिखना, हम लोग पढ़े लिखना एक प्रकार का क्या है? क्रिया है। यदि मैं यहाँ पे पेन लिया रहूंगा केवल, तो इसको लिखना नहीं बोलूंगा, इसमें कुछ ना कुछ एक्शन होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तब इसको बोल सकता है कि हाँ, मतलब कि वो लिखने का काम हो रहा है। यदि कोई बच्चा किसी चीज को खेलता है, यदि खड़ा है, तो नहीं कहेंगे कि वो खेलता है, खेल रहा है, वो क्रिया हो रही है। खेलना, तो ये ना ने नी अधिकतर रहता है। ये क्रिया होती है जिसमें किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है। तो खेलना और खेलना का भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करेंगे तो खेलना का क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। चढ़ना का चढ़ाई हो जाएगा। पढ़ना का पढ़ाई हो जाएगा। कमाना का कमाई हो जाएगा। और इन शब्दों का मेन मतलब होता है कि ये क्या बताता है कि भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। क्योंकि भाववाचक संज्ञा का मतलब ही हो जाता है फ्रेंड्स कि भाववाचक संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष या धर्म के बारे में जो बताता हो, वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। इस प्रकार से संज्ञा के हम लोग पार्ट 1 में संज्ञा पढ़े, संज्ञा, और संज्ञा के ही पार्ट 2 में भाग 2 में हम भाववाचक संज्ञा
भाववाचक संज्ञा बनाना सीखे, जिसको 4 रूपों से हम लोग जाने। पहले तो जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन किए, फिर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा हम लोग बनाए, फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा और क्रिया से भाववाचक संज्ञा। मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और ये न समझ में आए, किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको महसूस होता हो तो आप पुनः कमेंट में करें। मैं तब तक पढ़ाऊंगा, पुनः पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा आपको, अलग ढंग से बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे और कुछ पढ़ना हो हिंदी के टॉपिक में तो आप कमेंट करके बताइए, हम प्रस्तुत करेंगे आपके कमेंट के माध्यम से वो वीडियो। तो आप निवेदन है अब आपसे आखिरी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए।